हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। ये जो शेर है ये आपके ऊपर काफ़ी सूट करेगा इस समय, क्योंकि आप जिन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं टाइम का लॉस तो हो ही रहा है और हर रोज़ आपका समय जा रहा है। समय रहते अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमें किस तरफ फोकस करना है, किस जगह ध्यान लगाना है, तो वो बेहतर होगा आपके खुद के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। खैर वो तो आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हम लेकर के आए, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक या पहला डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन हमको करना सीखना होता है। इससे पहले और डेरिवेशंस नहीं है, ये फर्स्ट डेरिवेशन है और ऐसे करके हम सारे डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो मिरर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिरर बनाया है। इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और देखो इसके बीच से मैंने एक लाइन पास किया है, तो बीच से जो लाइन मैंने पास किया है इसको बोलते हैं पोल। मतलब पोल यहाँ होगा, इस जगह पर क्या होगा, पोल होगा। जो इस जो सेंटर में मैंने लाइन बनाया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉनकेव मिरर को जहां पे कट करती है उसे बोलते हैं पोल। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पूरे सर्कल का जहां पर सेंटर होगा उसे हम बोलते हैं सी। जहां पर सेंटर का हाफ क्या होता है, फोकस, इसे बोलते हैं एफ। ठीक है, ये बात आप जानते हो ये बात वैसे भी। और आपको पता है कि पूरा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये सेंटर होता है और सेंटर का हाफ क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। अब अगर मैं बेटा यहाँ पर समझो, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दूं, अगर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से, मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का मैंने नेम रखा ए और बी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूं, जैसे ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल का मतलब यहाँ से ऐसे, अगर मैं इस तरीके से ऐसे भेजूं, तो आपको ये बात जानकारी है ही है। और ये बात फिर जान लो एक बार, कि जब भी कभी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस आती है। इसका मतलब ये लाइन कहाँ से आ जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी। इस तरीके से फोकस से वापस आ जाएगी, ठीक है। एक और रे आप जानते हो हम पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऑब्जेक्ट की एक रे निकलती है कहाँ, पैरेलल, जो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकलती है। दूसरी एक रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी कुछ इस तरीके से। इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे पास करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन जाती है तो सेम पाथ पे ही क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रे और बनाएंगे। अगर हम इस रे को देखो, नाम पहले अलग कर देते हैं, ये सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सी है और ये आपका एफ हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक रे बनाऊं इस तरीके से, इसके पोल पर इंसिडेंट कराऊं, पोल पर अगर इंसिडेंट कराएं तो पोल का एक रूल होता है बेटा, पोल पर लाइट जितने ही एंगल से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई, तो यहाँ जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा वो आई के क्या होगा, इक्वल होगा। और वो इस तरह से बन जाएगा करीब, ये देखो। तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनता है। इसका मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तीन रेज बनाई मैंने, सबसे पहले एक रेज गई कहाँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से आई, फोकस से आ गई। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आ गई, ठीक। और तीसरी एक लाइन मैंने क्या किया, यहाँ पर पोल से भेजा। तो पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट करो, यहाँ पर लेट, लेट एन ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जहां पे ये सारी लाइन आकर के इंटरसेक्ट हुई है इस जगह पर,
यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। इमेज का नेम देते हैं ए डैश, इसको बोलते हैं बी डैश। ये इमेज हो गई इसकी। अब आप देखो यहाँ, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई देंगे आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दिखा, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैथ्स के अंदर एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी तीन चीज सेम हो जाए, वो तीन चीज एंगल भी हो सकती है, तीन चीज साइड भी हो सकती हैं, या साइड और एंगल मिक्स हो सकता है। आपने पढ़ा होगा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी जो मैंने लिखा है यहाँ पर, और दूसरा ए डैश बी डैश सी। अब ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में आप देखिए कोई तीन चीज इक्वल है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे? देखो ये एबीसी में यहाँ 90 बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 बन रहा है, तो एक एंगल सेम कर लिया हमने, 90 90। दूसरा देखो, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह का कोई डायग्राम हो तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड एंगल तो सेम होगा ही होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है तीनों एंगल का सम होता है 180, और जब दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल 180 से डिवाइड माइनस करोगे तो वही तो आएगा। तो जब ये वाला 90 90 के इक्वल हो गया और ये वाला वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो थर्ड एंगल तो अपने आप क्या होगा, सेम होगा ही होगा। इसका मतलब ये दोनों ही एंगल ट्रायंगल क्या है, आर सेम। ये दोनों ही ट्रायंगल सेम हो गए। अच्छा, ट्रायंगल जब सेम रहेंगे तो उस समय उनके सेम साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, मतलब परपेंडिकुलर। इस बड़े वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और इस छोटे वाले का परपेंडिकुलर, इनका रेशियो हमेशा इस बड़े वाले के बेस, छोटे वाले के बेस, बड़े वाले के हाइपोटेनस, छोटे वाले के हाइपोटेनस के इक्वल रहेगा। तो आप देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर, एबीसी, तो इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे ए बी। इस वाले का, छोटे वाले का परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहोगे ए डैश बी डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, इक्वल लगाओ। अब आप देखिए यहाँ पे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, तो आप कहोगे बी सी। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, तो आप कहेंगे बी डैश सी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल और लेके देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, दिखा बड़ा वाला ट्रायंगल खूब, ए से लेकर बी और फिर बी से लेकर ये देखो यहाँ आ गया पी, ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, अब देखो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, ए डैश बी डैश पी। एक बार ए बी पी लोगे, एक बार ए डैश बी डैश पी। जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी, तो एक बार ए डैश बी डैश सी, वैसे यहाँ पे ए बी पी तो एक बार ए डैश बी डैश पी। इसमें देख लेते हैं। अब अगर आप इन दो ट्रायंगल में देखो कौन कौन सा दिख रहा है, देखो ये पूरा एक ऊपर वाला देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ए डैश बी डैश से लेके पी तक। तो देखिए इस वाले में परपेंडिकुलर यहाँ ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, देखो यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, ए डैश बी डैश पी में। और आपको पता है कि यहाँ मैंने पहले बोल चुका था कि आई और आर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि पोल पर आ रहा है। ये रूल होता है ऑप्टिक्स का कि अगर कोई लाइन पोल पे इंसिडेंट कराए तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आई आर इक्वल हो जाएगा। और जब दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड एंगल तो अपने आप क्या होना है, सेम होना ही होना है। हमारा टारगेट दो को सेम करना है, दो सेम हो गया तो थर्ड वाला एंगल तो सेम हो ही जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो क्या रहेगा, सेम। बेस और बेस का रेशियो क्या रहेगा, सेम। हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या रहेगा, सेम। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है या हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर क्या है, देखो इसका परपेंडिकुलर ए बी है और इस वाले का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब देखिए इस बड़े वाले का बेस क्या है, तो आप ट्रायंगल का नेम देखो, ए बी पी। तो बी से लेके पी तक बीपी, बीपी क्या है इसका, परपेंडिकुलर। चाहे बीपी बोलो चाहे पीबी बोलो, बात तो एक ही है, पीबी हो गया। अब इसको देखिए, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, तो बी डैश पी ये पूरा इसका बेस है ना, बी डैश से लेकर के पी तक, या इसी को हम लिख सकते हैं पीबी डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप देखो ये चीज भी इसके इक्वल आई है और ये चीज भी इसके इक्वल आई है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 से अगर आप देखो बेटा, ये भी देखो इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। कैसे? इस तरीके से, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब एक बात समझना जो मैं बताना चाहता हूं, आप ये बताओ मुझे, अगर मैं BC की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप देखिए BC ये है, क्या BC को हम PB माइनस PC लिख सकते हैं? जैसे आप खुद देखिए, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है और ये P लिखा हुआ है, हमको ये निकालना है इतना, तो एक बार PB निकाल लें और उसमें से PC को माइनस कर दें, तो यही तो बचेगा इतना। तो इतना निकालो पहले, फिर इतना निकाल लो, तो फिर हटाने पे क्या बचेगा, यही तो आएगा माइनस करने पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि BC की वैल्यू PB माइनस PC होगी? बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं B डैश C क्या होगा, B डैश C, तो आप कहेंगे PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। देखो P से लेके C तक PC, और PC में से क्या माइनस कर लें, PB डैश, ये आ गया, है ना। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ BC लिखा है तो BC की जगह पे लिख सकते हैं PB माइनस PC अपॉन B डैश C, तो B डैश C की जगह लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश इक्वल टू ये PB अपॉन PB डैश है। अब दो चार मेरी बातों को आप ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर PB, अगर मैं आपको दो तीन चीज यहाँ बताऊं तो आप देखिए PB क्या है, तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम U से लिखते हैं, पता है ना। तो P से B है क्या, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इसको लिखते हैं U से। और यहाँ लगाएंगे माइनस, माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं। चलो और देखते हैं पीसी क्या होगा। आप ध्यान से देखो बेटा, तो पीसी क्या हो जाएगा, पी से लेके सी तक, सेंटर तक, तो सेंटर तक उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। पोल से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस लिखते हैं। तो ये लिखेंगे माइनस आर, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं। और यहाँ देखो पीबी डैश आया हुआ है, तो पीबी डैश आप जानते हैं ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस को वी से लिखते हैं। और वही पुरानी बात, क्योंकि फिर दोबारा हमको क्या आना पड़ रहा है, बैकवर्ड आना पड़ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक, अब देखो इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो देखो पीबी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस यू, फिर देखो ये माइनस लगा हुआ है, पीसी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस आर, अपॉन लगाओ, पीसी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर, फिर इसको देखिए माइनस पीबी डैश कितना है, तो ये माइनस लगा दी, और पीबी डैश की वैल्यू माइनस बी है। अब ये माइनस फॉर्मूले में है और ये वाला माइनस तो इसमें लिखा हुआ है, इक्वल लगाओ, पीबी का मतलब हो गया माइनस यू, और यहाँ पीबी डैश का मतलब हो गया माइनस बी। सारी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, देखो ये माइनस यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, ये आपका माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, इक्वल टू यू अपॉन वी हो गया, है ना। अब देखिए अगर इस v को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू, अभी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू आर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस यू वी, है ना। तो एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ चला गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप एक बहुत समझदारी वाला काम करिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखो यू आर लिखा है, ये वी आर लिखा है, और ये यूवी है। इन दोनों यूवी को एक तरफ कर लो, जब इन दोनों यूवी को एक तरफ कर लोगे तो ये ऐड हो जाएगा। कैसे, देखो, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है वी आर, इसको लिखा रहने दो वी आर, इस माइनस यू आर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में यू आर हो जाएगा, ठीक है। और ये यूवी तो लिखा ही हुआ है, और अगर इस माइनस यूवी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ये प्लस में हो जाएगा ना, बोलो। अब देखिए यहाँ पर
ये वी आर है और ये यू आर। एक काम कर लो, यहां से आर को कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा, वी प्लस यू, और ये क्या हो गया, टू यू वी। यहां तो कोई दिक्कत। अब एक काम करिए, इस यूवी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में ले आओ, और इस आर को अपॉन मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ। इससे होगा क्या, खुद ही देख लो क्या होगा। ये v प्लस यू लिखा है, तो मैंने कहा इसके अपॉन में आप uv ले आइए, ले आए। और ये 2 लिखा है, इसके अपॉन में क्या ले आओ, r। ये तो कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिए, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिए, हो गया। ठीक है, एक काम करिए, अब एक बार uv को v के अपॉन में, एक बार uv को u के अपॉन में, कुछ इस तरीके से, v अपॉन uv प्लस u अपॉन uv इक्वल टू, अब देखो ये तो 2 लिखा हुआ है, और क्या r को हम 2f लिख सकते हैं, क्या r को 2f लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का डबल होता है, तो जहां पे r लिखा था वहां पे 2f लिख दिए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, यहाँ v से v कैंसिल, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और आपको पता है इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग मिरर फॉर्मूले को प्रूफ कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बेटा, चीजों को आप समझते जाओगे, करते रहोगे, तो रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। बस अपना 100% देते रहिए, फोकस रखिए पढ़ने के ऊपर। मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।